नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ 22 के मुख्य संपादक ललित पोगली जी। सबसे पहले तो पोगली जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आज हम हरियाणा की जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिसका 4 तारीख को मतगणना के बाद जो नतीजे आने हैं, आज उन पे विश्लेषण करेंगे। 10 की 10 सीटों का विश्लेषण करके जो आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कौन सी लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है, कितने मतों से जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है। हमारे साथ ललित पोगली जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करें सिरसा सीट से। सिरसा सीट में पोगली, जैसे अशोक तंवर और कुमारी शैलजा की ज़बरदस्त टक्कर रही, कभी आगे कभी पीछे की दौड़ भी इनकी चलती रही, तो आपके हिसाब से कौन ये सीट जो निकाल रहा है? सुरेंद्र जी, मेरा मानना है कि सिरसा जो लोकसभा की सीट है, इसमें एक तरफा ही चुनावी माहौल रहा। हालांकि यह बार बार दोहराया जा रहा है कि अशोक तंवर का चुनाव लास्ट के दिनों में उठा, उसने कुमारी शैलजा को फाइट दी, लेकिन ऐसा वोटिंग के दौरान कहीं भी देखने को नहीं मिला। हम जिन भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा हल्के आते हैं और 9 विधानसभा हल्कों में से करीब करीब 6 या 7 विधानसभा हल्कों में से कांग्रेस की कुमारी शैलजा अच्छी लीड ले रही है। सिर्फ फतेहाबाद शहर की बात करें और सिरसा शहर की बात करें, वहाँ तो डॉक्टर तंवर को नहीं, भाजपा को थोड़ी बहुत ही लीड मिलती दिख रही है, अन्यथा किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर तंवर लीड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुमारी शैलजा इस सीट पर जीत का जो मार्जिन है वो कम रहेगा। कार के मुकाबले इस बार वोटिंग की परसेंटेज कम रही है, इसलिए जीत का मार्जिन कम रहने वाला है। और हम ये मान के चलते हैं कि कुमारी शैलजा 1 लाख से 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से सिरसा सीट से चुनाव जीत रही है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे शैलजा के समर्थक जो हैं, आज तक 3 से 4 लाख वोटों की जो जीत निश्चित बताते रहे हैं, आप बता रहे हैं 1-1.5 लाख से ही जो जीत हो पाई। अगर दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर का विरोध भी काफ़ी हुआ है, लेकिन बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। क्या लगता है उसमें अशोक तंवर? देखिए, इस सीट पर जो विरोध था वो बीजेपी, लेकिन कांडा बंधुओं ने और मीनू बेनीवाल ने जो है डॉक्टर अशोक तंवर के लिए डटकर जोर लगाया, उसी वजह से ही जो है अशोक तंवर मुकाबले में आ पाए। और उसी कारण ही जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिरसा में और फतेहाबाद में और कुछ एलनाबाद में जो है भाजपा की लीड आएगी, और उसी कारण जो है जीत का मार्जिन कम हुआ है। हाँ, अगर रोहतक सीट की बात करें तो रोहतक के अंदर जो दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा आमने सामने लड़े हैं, उनके बारे में क्या? रोहतक सीट भी देखो, जहां तक हम मान के चल रहे कि कांग्रेस के सीधा सीधा हक में जा रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा शुरुआत से ही जो है दीपेंद्र हुड्डा का इलेक्शन उठ गया था। अरविंद शर्मा को एंटी इनकम्बेंसी वहां पे ले बैठी, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण वहां पर ज़्यादातर वोटरों का जो है बीजेपी के प्रति रोष है। वही रोष के कारण ही अरविंद शर्मा को, और एक ब्राह्मणों के मुद्दे का जो पीछे पैराहार की ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था, वहाँ भी अरविंद शर्मा को जो है विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए रोहतक सीट भी क्लियर सीधी दीपेंद्र हुड्डा के खाते में जा रही है। और सीधी तरह बात करें तो जो जाट वोटर का झुकाव है ना जी, वो सीधा ही कांग्रेस के पक्ष में। उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है अपना लीडर मानकर, क्योंकि जो भाजपा को हरा सकता है, लोगों ने उसी कैंडिडेट को वोट दिए हैं। जात पात को इस बार थोड़ा ध्यान में कम रखा गया है, सिर्फ हार और जीत बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर रही। तो रोहतक सीट सीधे स्पाट दीपेंद्र हुड्डा निकाल रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और वहाँ लीड का मार्जिन भी सबसे अच्छा रहने वाला है। वहाँ कम से कम भी माने तो 2 लाख से ऊपर की रोहतक सीट पर लीड रहेगी। रोहतक क्षेत्र तो वैसे ही हुड्डा का गढ़ माना जाता रहा शुरू से, उस चीज का भी प्रभाव रहा होगा हुड्डा को? उस चीज का पिछली बारी दीपेंद्र की हार के कई कारण थे, क्योंकि जो जाट आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, कहीं ना कहीं जो पंजाबी वोटर है, गैर जाट वोटर है, वो इससे कांग्रेस पार्टी से छिटक गया था। लेकिन अब की बार जो है भाजपा के प्रति जो किसान आंदोलन का रोष, कुछ ये जो कांग्रेस भाजपा की नीतियां रही सरकार की, जिसमें पीपीपी है और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हुए। तो
तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से फिर कांग्रेस को जो है कांग्रेस की ओर रुख कर गए हैं। अगर बात करें भिवानी सीट की, तो भिवानी सीट पर क्या रहने वाला? भिवानी सीट पर भी देखो मुकाबला तो बड़ा टफ माना जा रहा है कि रावदान सिंह जो है अहीर क्षेत्र से आते हैं और यादव वोटों के सहारे रावदान सिंह जो है कड़ा मुकाबला दे रहे हैं धर्मवीर को। धर्मवीर 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, धर्मवीर की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन पहले जब रावदान सिंह को टिकट मिली तो कहा जाता था कि रावदान सिंह के पक्ष में एक तरफा माहौल होगा, लेकिन इलेक्शन के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। धर्मवीर सिंह ने रावदान सिंह को बहुत कड़ी टक्कर दी है। और हाँ, ये श्रुति चौधरी और किरण चौधरी की भी कांग्रेस से नाराजगी रही है। नाराजगी उन्होंने खुलेआम जाहिर भी करी कि रावदान सिंह जो है हमें किसी भी कार्यक्रम की सूचना नहीं देती। राहुल गांधी के मंच पर दोनों के बीच में आपसी नोकझोंक भी देखेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की फूट का जो है धर्मवीर को फायदा मिलता दिखा। हाँ, धर्मवीर और रावदान सिंह में बराबर की फाइट है और जीत का यहाँ मार्जिन भी 25 से 50 हजार के बीच में रहेगा। दोनों प्रत्याशियों में से कोई भी जीत की ओर जा सकता है, दोनों में फाइट है। ये क्लियर नहीं कह सकते कि रावदान सिंह इस सीट को जीतेंगे या धर्मवीर जीतेंगे। भिवानी के बाद अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम सीट पर भी जो टफ मुकाबला जो रहा है। गुरुग्राम सीट मैं आपको बता दूं कि भाजपा के फेवर में ही जाएगी। भाजपा वहां से अच्छे मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत सिंह का अपना ही, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी और उनका अपना ही वोट बैंक है। 6.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर जो है अहीर वोटर है और वो सारा वोटर रावदान सिंह का है। हाँ, कांग्रेस राज बब्बर को कैंडिडेट बनाकर मुकाबले में जरूर उतर आई, लेकिन राव इंद्रजीत को हराने में वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ऐसा बड़ा उल्टफेर हो पाएगा। और हाँ, राज बब्बर को जो है मेवात का साथ जरूर मिला है, मुस्लिम वोटरों का भी साथ मिला है और भी पंजाबी वोटरों का भी साथ मिला है, इसलिए राज बब्बर मुकाबले में तो जरूर हैं। लेकिन वहाँ भी राव इंद्रजीत सिंह कम से कम भी मैं मान के चलता हूँ कि 3 लाख से ऊपर वोटों से विजय हासिल करेंगे और वो स्पष्ट सीट है जो भाजपा के खाते में क्लियर है। हाँ, गुरुग्राम के बाद अगर बात करें फरीदाबाद सीट की, तो फरीदाबाद भी जो है बीजेपी की कंफर्म मानी जाती रही। फरीदाबाद सीट मैं बताऊं कि पहले बीजेपी की कंफर्म मानी जाती रही थी, लेकिन इस बार वहां कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के साथ महेंद्र प्रताप गुज्जर को चुनाव मैदान में उतार दिया। गुज्जर वोट बैंक के साथ जाट वोट बैंक भी जुड़ गया, जिससे कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, इसलिए महेंद्र प्रताप जो है मुकाबले में आ गए। हालांकि फरीदाबाद सीट पर करण दलाल भी जो हुड्डा के समधी है उन्होंने भी दावा किया था, लेकिन महेंद्र प्रताप उन पर भारी पड़े और महेंद्र प्रताप ने जो है टफ फाइट दी है। और ये भी यहाँ भी नहीं कहा जा सकता कि फरीदाबाद सीट जो है क्लियर है। यहाँ भी जीत का मार्जिन जो है 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में रहेगा। यह सीट कांग्रेस भी जीत सकती है और यह सीट बीजेपी भी जीत सकती है। यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है, टफ फाइट है यहाँ। अगर करनाल सीट की बात करें तो करनाल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो उनकी हालात कैसे लग रहे हैं? देखिए सुरेंद्र जी, मैं बताऊं कि करनाल जो सीट थी वो पिछली बार बीजेपी ने सबसे अधिक मार्जिन से कम 6.5 लाख वोटों से जो है वहाँ जीत दर्ज करी थी। वहाँ संजय भाटिया बीजेपी के सांसद बने थे, लेकिन इस बार वहाँ पर जीतेगी तो भाजपा की जीत की संभावनाएं अधिक हैं। अधिक इसलिए है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर मैदान में है और मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, उनका वहाँ वर्चस्व भी है। लेकिन अंदर खाते जो है वहाँ पर भाजपा का बहुत बड़ा विरोध हुआ है, क्योंकि लोगों का, करनाल के लोगों का ये कहना है कि मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए करनाल जिले के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया है। लोगों की उनके प्रति नाराजगी है, इसीलिए कांग्रेस ने युवा कैंडिडेट को मैदान में उतारा। वहाँ पर दिवांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस मैदान में लेकर आई, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को वहां कड़ी टक्कर दी है और वहां से मराठा वीरेंद्र भी एनसीपी से मैदान में है। मराठा वीरेंद्र एक राजनीतिक पर्सनैलिटी है, उन्होंने भी जो है वोटों की काट करी, उन्होंने भी अच्छे खासे वहां पर वोट लिए हैं। अगर वहां पर सभी पार्टियां एकजुट होकर
मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मुकाबले में आती मराठा वीरेंद्र को या दिवांशु बुद्धि राजा को एक ही कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाता तो निश्चित रूप से करनाल लोकसभा पर बड़ा उलटफेर होता, जो आज उसमें नहीं दिखा रहा। हाँ, जीत आज भाजपा की दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से 1 से 1.5 लाख के बीच में वहां से करनाल जीत में भाजपा की जीत रहेगी। अगर बात करें जीटी वेल्ट जैसे करनाल, सोनीपत, अंबाला, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हाँ, अगर बात करें अगर सोनीपत लोकसभा को आप कैसे देख रहे हैं? सोनीपत में क्लियर कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि वहां से सतपाल ब्रह्मचारी जो है मैदान में है और उनके मुकाबले में भाजपा ने विधायक मोहनलाल बड़ोली को, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, राई से विधायक है, उनको मैदान में उतारा है। और मोहनलाल बड़ोली तो खुलकर ये कह भी चुके हैं कि उन्हें भीतरघात का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा है। तो इससे देखो मान के चलते हैं कि सोनीपत सीट सीधे कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है। वहां सतपाल ब्रह्मचारी बड़े भारी मार्जिन से जीत दर्ज करे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम अनाउंस हुआ तब से ही उनका चुनाव उठ गया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ जो है बहुत मेहनत करी है, जाट वोटरों को भी और अन्य, क्योंकि ब्राह्मण होने का फायदा भी सतपाल ब्रह्मचारी को मिला, क्योंकि पहले बीजेपी अपने जातिगत गणित के हिसाब से वहाँ जीत दर्ज किया करती थी। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी की काट करी है, बीजेपी को उसी सियासी भाषा में जवाब दिया है। बीजेपी ने जैसे ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा, वैसे ही कांग्रेस ने जो है इस बार जाट वोटर की बजाय ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा, तो उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और सीधे ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाएगी। सोनीपत के बाद अगर बात करें अंबाला सीट की, तो अंबाला जो है पूर्व गृह राज्य मंत्री जो अनिल विज जी का गृह क्षेत्र भी रहा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, हाँ, अंबाला जो सीट लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी पिछले 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में विजय हासिल करी। वहां बीजेपी ने रतनलाल कटारिया, जिनका अब निधन हो चुका है, वो वहां से सांसद रहे हैं और वो बंतो कटारिया के पति थे। और रतनलाल कटारिया जो है एक बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वहाँ बीजेपी को जो है संपैथी का लाभ मिला है कि रतनलाल कटारिया की मृत्यु के बाद यह सीट रिक्त हो गई और इस सीट पर उपचुनाव भी पार्टी ने नहीं करवाया था और अब सीधा ही वहाँ इलेक्शन हुआ है। तो वहाँ बंतो कटारिया और कुछ बंतो कटारिया को जो है पार्टी में संगठन का अनुभव भी है। उन्होंने, क्योंकि जब उनके पति रतनलाल कटारिया चुनाव लड़ा करते थे तो बंतो कटारिया ही चुनाव मैनेजमेंट किया करती थी, चुनाव की कमान संभाला करती थी। तो संगठन का अनुभव बंतो कटारिया के पास है, उसका उसे लाभ मिला। और प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लिए वहां पर प्रचार के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रैली भी की और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को अपना मित्र बताते हुए जो है संपैथी से भी वोट जो है बटोरने का काम किया। हाँ, वहां कांग्रेस ने वरुण मुलाना को जो है टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। वरुण मुलाना जो है कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे हैं और फूलचंद मुलाना ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो शिक्षा मंत्री भी कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं। तो उनका अंबाला के कंस्टिट्यूंसी के अंदर अपना एक प्रभाव है और बहुत उनके प्रभाव के कारण ही जो है वरुण मुलाना के साथ वोटर जुड़े और वरुण मुलाना ने बहुत कड़ी टक्कर दी है बंतो कटारिया को। तो वहां किसी उल्टफेर की संभावना तो मुझे नहीं लगती। वो सीट सीधी बीजेपी के खाते में जाएगी। ये है कि जीत का मार्जिन भी वहां 1 से 1.5 लाख के बीच में रहने वाला है। जैसा कि आपने अब तक 8 सीटों को बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करके बताया। अगर बात करें 9वीं सीट कुरुक्षेत्र की आती है, कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता और उनकी टक्कर में जो है नवीन जिंदल, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो कांग्रेस ने ईडी गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। आम आदमी पार्टी ने वहां से अपने प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा। सुशील गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। भाजपा ने वहां से नवीन जिंदल को चुनाव लड़ाया, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। तो भाजपा वहां वैश्य, क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट पर वैश्य समाज का बहुत्व है, तो भाजपा वहां वैश्य समाज का ये इस जातिगत के हिसाब से वहां लाभ लेने की फिराक में थी। लेकिन
लेकिन सुशील गुप्ता और आपके वर्करों ने वहां इतनी मेहनत करी कि चुनाव परिणाम को पलटने का काम किया है। वहां भी बहुत बड़ा उलटफेर होगा। वहां अबे हालांकि वहां से इनेलो से अभय सिंह चौटाला भी मैदान में थे और ये कहा जा रहा था कि अभय सिंह चौटाला अच्छे वोट लेंगे, लेकिन जो सर्वे ये बताता है कि अभय चौटाला 1 लाख के आसपास ही वोट लेंगे और ये सीधा जो अभय सिंह चौटाला के वोट कम हुए हैं वो सीधा लाभ सीधा आम आदमी पार्टी को जा रहा है और आम आदमी पार्टी के वहां सुशील जो गुप्ता है अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी जो ये रही कि समस्त हरियाणा के जो आप वर्कर थे उन्होंने घर घर जाकर पार्टी का प्रचार किया, लोगों को आपकी नीतियों के बारे में बताया, यानी कि एक कुशल संगठन और बेहतर काम करने के तरीके के कारण वहां आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता दोनों कैंडिडेटों को से अच्छी पकड़ बनाते हुए चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। आप भी अगर बात करें 10वीं सीट लास्ट सीट जो रह गई है हिसार की अगर बात करें तो जो हमारे रानिया से विधायक हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला परिवार से हैं और जेल और बिजली मंत्री भी रहे हैं, ये इनके बराबर जो जयप्रकाश जेपी जी हैं, तो इनको किस तरह से आप देख रहे हैं इनको टक्कर? देखिए हिसार सीट की अगर हम बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह रानिया से अब विधायक नहीं है, वो विधायक थे क्योंकि जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उनकी विधायक से सदस्यता जो है वैसे तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो भी निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी विधायक सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। तो चौधरी रणजीत सिंह अब रानिया के विधायक नहीं है। हाँ, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जरूर हैं। हाँ, तो भाजपा ने चौधरी रणजीत सिंह, क्योंकि वहाँ जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र में 32% वोटर जो है वो जाट वोटर है, इसलिए वो सीट जो है जाट वोटरों की ही मानी जाती है, जाट प्रत्याशी ही वहाँ पर भारी पड़ता है। तो इसलिए भाजपा ने वहाँ पहले नाम तो और भी चर्चा में काफ़ी थे, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी चर्चा में था, कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी चर्चा में था, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह को देवीलाल परिवार और कैबिनेट मंत्री और अच्छे बीजेपी से संबंध होने के कारण मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराया और हिसार से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। शुरुआत में तो चौधरी रणजीत सिंह इलेक्शन में कहीं नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के दिन बीतते गए और चौधरी रणजीत सिंह ने वहाँ अपना इलेक्शन बना लिया। लेकिन जो अगर कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो हिसार लोकसभा के अंदर भी 9 कंस्टिट्यूंसी आती है, उचाना कला आती है, उकलाना आती है, भवानी खेड़ा, हिसार, हांसी, बरवाड़ा और अगर इनमें जाकर एक एक कंस्टिट्यूंसी में विश्लेषण किया जाए तो उचाना कला और उकलाना से जो है और नारनौल से यहाँ से जेपी बड़ी लीड कर रहे हैं। यहाँ से जेपी कम से कम भी 50 से 70 हजार की लीड कर रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह हिसार से, हांसी से और भवानी खेड़ा से जो है चौधरी रणजीत सिंह अच्छी लीड कर रहे हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि हिसार शहर में एक तरफा ही माहौल है, वहाँ बीजेपी का साइलेंट वोटर है, वहाँ 70 से 80 हजार की बीजेपी को लीड मिलेगी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हिसार शहर से बीजेपी को 25 से 30 हजार वोटों की लीड आ रही है और उसके अलावा हांसी से भी बीजेपी को 10 से 15 हजार की लीड का मार्जिन है। भवानी खेड़ा में बीजेपी को 5 से 10 हजार की लीड आ रही है। लेकिन जो उचाना है, जो उकलाना है और वो नारनौल है, ये सारी लीड को बराबर कर रहे हैं। इसी वजह से हिसार सीट का जो इलेक्शन माना जा रहा है बहुत टफ माना जा रहा है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह भी ये कह रहे हैं कि मैं 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी होऊंगा और जेपी भी यही कह रहे हैं कि मैं भी 1 लाख वोटों से अधिक विजयी होऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। 10 से 15 हजार की जीत का मार्जिन रहेगा, चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जीत जाए, चाहे वो जेपी जीत जाए। अगर उचाना, उकलाना और नारनौल अगर ये तीनों सीटों में जेपी 70 हजार की करीब लीड ले जाते हैं तो वहाँ भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अगर हिसार, क्योंकि उम्मीद के अनुरूप हिसार शहर का जो वोटर है वो मतदान करने के लिए नहीं निकला। हालांकि जिंदल परिवार और बिश्नोई परिवार ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, इसका भाजपा को साथ मिला, चौधरी रणजीत सिंह को भी इसका लाभ मिला और वहाँ जो है गुटबाजी कम रही, क्योंकि ये पहले जो दोनों परिवार थे ये कांग्रेस में रहते थे और कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं हिसार में जो है शहर के अंदर माना जाता था कि बीजेपी काफ़ी बूम करेगी, लेकिन इस बार जो
बोला जाता था ना कि साइलेंट वोटर बीजेपी का ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइलेंट वोटर भी कहीं ना कहीं जो है अंदर खाते कांग्रेस के खाते में गया है। तो वहां मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत टफ फाइट है। 10 से 15 हजार के बीच में जीत का मार्जिन रहने वाला है, चाहे कोई भी प्रत्याशी जीत जाए। चौधरी रणजीत सिंह ने भी पार्टी हाईकमान को शिकायत की है कि भितरघात हमारे साथ हुआ है, सिरसा से अशोक तंवर ने भी। क्या लगता है इसके बाद हार तय है इनकी? देखिए, अशोक तंवर का तो मैंने पहले ही बता दिया कि अशोक तंवर जो आप आम आदमी पार्टी से जो है भाजपा में आए थे, बड़ी जल्दी उनको भाजपा हाईकमान ने टिकट दे दी। पार्टी ज्वाइन करते ही थोड़े ही दिनों के अंदर बीजेपी ने उन्हें लोकसभा की टिकट थमा दी। तो अशोक तंवर जो है भाजपा के संगठन से अपना तालमेल नहीं बिठा पाए, क्योंकि जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे, भाजपा के जो सीनियर लीडर थे, वो कहीं ना कहीं अशोक तंवर को स्वीकार करने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन बाद में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और सीएम नायब सिंह सैनी ने लगातार सिरसा के दौरे किए। पहले गोपाल कांडा बंधु भी नाराज चल रहे थे, फिर कांडा बंधुओं को मनाया गया, लेकिन अंत तक जो है चुनावी अशोक तंवर की, क्योंकि अशोक तंवर की अपनी टीम काम कर रही थी, भाजपा का अपना जो संगठन काम कर रहा था, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल का बहुत बड़ा जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दोनों में तालमेल नहीं था, इसी वजह से अशोक तंवर को खासा नुकसान झेलना पड़ा है यहाँ। और बाकी हिसार की बात करें तो हिसार में यही बात थी, क्योंकि जो हिसार के जो राजनीतिक रूप से घराने हैं, वो देवीलाल घराने को बाहर से कोई कैंडिडेट आए और हिसार में आकर लड़े, तो कहीं ना कहीं देखो लोकल लीडरों को ऐसा होता है कि पार्टी हमें अनदेखा कर रही है। तो यही चीज़ का नुकसान चौधरी रणजीत सिंह को उठाना पड़ा है। लेकिन वहाँ चौधरी रणजीत सिंह के लिए फायदे की बात ये रही कि जो जितने भी प्रत्याशी थे उनमें चौधरी रणजीत सिंह का खुद का जो चौधरी रणजीत सिंह एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है, उनकी शराफत का वोट उन्हें मिला है वहाँ पे। इस चीज का लाभ चौधरी रणजीत सिंह को वहाँ मिला है, इसलिए चौधरी रणजीत सिंह फाइट में है और उनका इलेक्शन भी वहाँ अच्छे से उठा और दोनों की फाइट रही। और डॉक्टर तंवर का जो संगठन में तालमेल की कमी के कारण जो है इलेक्शन कमजोर होता चला गया। आपको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 10 की 10 सीटों का जो विश्लेषण किया। अब हम किस जो निचोड़ पर पहुंचे, किस बात पे पहुंचे हैं कि कितनी सीटें जो बीजेपी के पाले में जा रही हैं, कितनी सीटें जो कांग्रेस के पाले में जा रही है? देखिए, सीधा सीधा है कि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस ले जाएगी और 4 सीटें हम जो है बीजेपी को मान के चल रहे हैं। और 4-4 अगर दोनों के बीच में डिवाइड करें तो 2 सीटों पे कड़ी फाइट है। तो 6 और 4 का अंतर जो है हरियाणा में मानकर चल रहे कि रहने वाला है। 6 सीटें कांग्रेस के फेवर में जाएंगी और 4 सीटें बीजेपी के। बाकी 4 जून को परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि मतदाताओं का रुझान किस ओर था, उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया। हाँ, ये जरूर देखा गया कि जो चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति थी और जो चुनाव लड़ने के टाइम कांग्रेस की स्थिति थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने 2 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, वो मैदान में भी उतर गए थे। कांग्रेस में उतना हौसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिस प्रकार चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बूम किया और उनका कैंडिडेटों का चुनाव उठा और पार्टी बूम करते हुए सभी सीटों पर कड़ी टक्कर दे के गई है, उससे ये कहना पड़ेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो है उल्ट फेर बड़ा हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और इसी संभावना के साथ हम विराम लेते हैं।